नमस्कार, मैं हूं सबिहा और रफ्तार मीडिया उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आगे आप मेरे साथ देखेंगे प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बाल विज्ञान महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, देश का भविष्य संवारने के लिए बच्चों में विज्ञान का ज्ञान जरूरी। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। शाम 3:35 पर बंद किए गए कपाट, हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दायर एसएलपी वापस लेने पर गरमाई सियासत। त्रिवेंद्र और धामी सरकार के बीच बढ़ी अंदरूनी तकरार। विपक्ष की सलाह, एकजुट रहने में प्रदेश की भलाई। और विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर फिर गरमाई राजनीति। स्पीकर रितु खंडूरी का बयान, हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में देंगी चुनौती। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जो बद्रीनाथ धाम से है। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच आज बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज शाम 3:35 पर विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। इससे पहले कई कुंतल गेंदे के फूलों से बद्रीनाथ मंदिर को सजाया गया। कपाट बंद होने के मौके पर हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज बद्रीनाथ धाम के विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए कपाट बंद हो गए हैं और इसके साथ अब 4 धाम यात्रा इस साल की समाप्त हो गई है। शीतकाल के लिए अब चारों धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। चंपावत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने पहले विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश का भविष्य संवारने के लिए बच्चों में विज्ञान का ज्ञान जरूरी है। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस हेलीपैड पर ही वरिष्ठ लोगों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर सीएम धामी ने पत्रकारों से भी बातचीत की और चंपावत में प्रेस क्लब भवन और मीडिया सेंटर खोले जाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए पत्रकारों का सहयोग बहुत जरूरी है। एक ही लक्ष्य होना चाहिए हम सबका कि हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। उसमें हमारे पत्रकारों, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की महती भूमिका है और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सब लोग इस भूमिका को अच्छे तरीके से निर्वाह कर रहे हैं और हमारे सब लोग साथ में चलकर मार्गदर्शन करके एकमेव होकर हम लोग उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे और हमारा जो ये जिला है चंपावत जिला, यह आदर्श जिले की श्रेणी में आए, इसके लिए भी हम सब काम करेंगे। भी हमारे नवोदित बच्चे हैं, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में उनका आज यहाँ पर बड़ा सम्मेलन है और इस प्रकार के सम्मेलन हमारे सीमांत क्षेत्र में जो हो रहे हैं, हमारे नवोदित बच्चों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के जितने भी काम हैं बच्चों को सीधे समझ में आ रहे हैं, बच्चों को उसका ज्ञान हो रहा है। इसके कारण से कि उनका रास्ता भी आसान होगा, भविष्य में वो नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इस दिशा में हमारा जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो काम कर रहा है और लगातार सबके प्रबोधन के लिए, सबके उन्नयन के लिए और उत्थान के लिए लगातार। तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल में विधायक उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह मामले में दाखिल एसएलपी को वापस लेने के धामी सरकार के फैसले से त्रिवेंद्र रावत को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन अगर इसे सियासी चश्मे से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और मुख्यमंत्री धामी के बीच चल रही अंदरूनी लड़ाई के तौर पर भी इसे आंका जा रहा है। ऐसे में विपक्ष भी सरकार को एकजुट रहने की सलाह दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच अंदरूनी लड़ाई सतह पर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के खिलाफ तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत सरकार के वक्त में राजद्रोह का मामला चलाने को लेकर दाखिल एसएलपी को धामी सरकार ने वापस लेने का फैसला लिया है, जिसके बाद सूबे की सर्द सियासत गर्मा गई है। इस मसले पर भाजपा संगठन के नेता हो या धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री, कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और खुद को पाक साफ जरूर बताया है। इस दिन मैंने इनके दस्तावेज जारी किए थे भ्रष्टाचार के, उसके तत्काल बाद मेरे खिलाफ राजद्रोह दर्ज कर दिया था। उस राजद्रोह में माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया था और सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। त्रिवेंद्र रावत जी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। उन्होंने त्रिवेंद्र रावत वर्सेस उमेश कुमार एक याचिका दाखिल की थी एसएलपी, उसमें स्थगन आदेश ले लिए थे
एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में सरकार वर्सेस उमेश कुमार है और एक एसएलपी हरिंदर सिंह रावत वर्सेस उमेश कुमार है। सरकार राजद्रोह मेरे खिलाफ नहीं चलाना चाहती, इसमें किसी को तकलीफ़ क्या है? इसमें त्रिवेंद्र रावत जी को झटका या एक्स को झटका आप कैसे कह सकते हैं? दरअसल ये एसएलपी 27 अक्टूबर 2020 को उमेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य मामले में नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने उमेश कुमार की याचिका में की गई शिकायतों के आधार पर राजद्रोह के मुकदमे को रद्द कर दिया था, जिसके बाद इस फैसले के विरोध में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। इसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन अब जिस तरीके से धामी सरकार ने एसएलपी को वापस लेने का फैसला लिया है, उससे इसे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री धामी के बीच आपसी लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। विपक्ष भी इसको लेकर तंज कसते हुए सरकार को नसीहत दे रहा है कि प्रदेश की भलाई आपसी झगड़े में नहीं बल्कि एकजुट रहने में है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का झगड़े हैं, इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। प्रदेश के विकास की ओर को ध्यान दीजिए, लोगों के रोजगार के लिए ध्यान दीजिए, कृपया करके अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए ताकि प्रदेश का भला हो सके। लोगों ने आपको सरकार बना के दी है, आपका काम विकास करना है, लोगों को रोजगार देना है, लोगों की तकलीफों को दूर करना है, उस ओर को ध्यान दीजिए और इस बात का उत्तर दीजिए कि जो एसएलपी दाखिल की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व, उसको क्यों वापस लेने का निर्णय नई सरकार ने लिया है। भाजपा के भीतर आपसी घमासान को लेकर ये बड़ा मामला बनता नजर आ रहा है, लिहाजा बीजेपी नेता भी इस मसले पर बोलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत और मुख्यमंत्री धामी के बीच चल रही अंदरूनी लड़ाई में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मामले में अब विधानसभा स्पीकर हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, तो विपक्ष सरकार से इस बात का भी जवाब मांग रहा है कि बड़ी मछलियों पर एक्शन लेने से आखिर क्यों पीछे हटा जा रहा है। विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर कर्मचारियों की बहाली पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने ये तय कर लिया है कि वो हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगी। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि इस मसले पर कानूनी राय मशवरा लेने के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंची है। अब चलिए थोड़ा सा रिवाइंड कर मामले को दोहरा भी लेते हैं। दरअसल विधानसभा स्पीकर ने 2016 और 2021 में विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर जांच बैठाई, जिसमें 200 से ज्यादा नियुक्तियां फर्जी पाए जाने पर उन नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद कर्मचारियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो फैसला कर्मचारियों के हित में आया और सभी कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिए गए। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लोग कहते भी हैं, लेकिन ना मुझे किसी की सुननी है, ना मुझे देखना है। मुझे न्याय और विधि के हिसाब से, लॉ के हिसाब से आगे चलना है। देखिए, अभी किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, हमने अभी किसी को भी ज्वाइनिंग नहीं दी है। लोग अपने पत्र लेकर आए थे, अपने कागज़ लेकर आए थे। हमने भी उन्हें एक पत्र दिया जिसमें हमने उन्हें कहा कि हम अभी विधिक राय ले रहे हैं और जब तक हमें राय पूरी तरह से हम नहीं ले लेते हैं तब तक हम ज्वाइनिंग नहीं लेंगे। तो हमने अब राय ली है और अब आगे जाने का मन बनाया है डबल बेंच में। तो अब आगे देखते हैं क्या। विधानसभा स्पीकर के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए इस बात का सरकार से जवाब मांगा है कि विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर एक पक्ष पर ही कार्रवाई क्यों की गई, जबकि बड़ी मछलियां कार्रवाई के शिकंजे से बाहर घूम रही हैं। जो निर्णय सिंगल बेंच का था, आप देखिएगा आने वाले दिनों में डबल बेंच का भी वही निर्णय होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये हठधर्मिता दिखाई पड़ती है कि आप एक वर्ग पर तो चोट कर रही हैं, लेकिन दूसरे वर्ग पर आप बोलने से इनकार कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने उन नेताओं पर कब कार्रवाई करेगी जिन नेताओं ने युवाओं के साथ छलावा किया, धोखा किया और उनके मुंह का निवाला अपने सगे संबंधियों को खिलाया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी के जहां पूरे मामले में सख्त तेवर दिखाई दे रहे हैं, तो विपक्ष के तेवर भी कड़े और तल्ख हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने के बाद विधानसभा से बाहर का रास्ता दिखाए गए कर्मचारियों को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, ये देखना होगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
21 नवंबर को आयोजित प्रीतम सिंह के सचिवालय कूच को लेकर संगठन में हंगामा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि टीम प्रीतम की तरफ से जारी पोस्टर से प्रदेश स्तरीय नेताओं के चेहरे गायब हैं। वहीं गायब चेहरों को लेकर खुद प्रीतम सिंह का ये कहना है कि 21 नवंबर का सचिवालय कूच सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है, जिसमें उन्होंने सभी से शामिल होने का आह्वान किया है। अब जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। भाई मैंने कहा ना कि मैं जो है सचिवालय कूच करने का काम कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा संघर्ष है। अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है और आपके सामने यूकेएसएससी, ये तमाम चीज़ें डाइल्यूट हो रही है, तो इसलिए उसके खिलाफ संघर्ष। भारत रत्न और देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मथुरादत्त जोशी समेत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के साथ उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने की बात कही। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी जी की आज जयंती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्होंने यहाँ पर नमन किया है, उनको प्रणाम किया है और हम लोगों का ये दृढ़ निश्चय है कि इंदिरा जी की नीतियों से जो आज का भारत हम देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान है। चाहे गरीबी हटाओ का नारा हो, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात है, तो कई मुद्दे थे जिसमें इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान इस देश की राजनीति में रहा है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनता मौजूदा सरकार से त्रस्त हो चली है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने ये यात्रा निकाली है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। लोगों को जोड़ेगी, लोगों को एकता बनाया है। किसी जात पात की राजनीति भाजपा करती, हमारी पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती है। लोगों को संदेश जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं हैं राहुल गांधी, लेकिन पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो पूरे देश के अंदर भ्रमण किया जा रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनका एक ही यात्रा का संदेश है कि लोगों को जोड़ो, भारत जोड़ो। यात्रा निकाले हुए हैं, उस यात्रा का नाम है भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि हालात इस समय पूरे देश में एक ये हालात है कि नफ़रत का जो एक माहौल है वो बना हुआ है। उस माहौल को देखते हुए उन्होंने ये यात्रा निकाला है। भारतीय संविधान आज के तारीख में खतरे में है। तो संविधान के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए जो लोगों के मन में एक भय का माहौल है, आपस में एक नफ़रत जो पैदा हुआ, उसको ख़त्म करने के लिए उन्हें टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध के साथ बड़ा खतरा सताने लगा है। दरअसल टिहरी डैम की सुरक्षा में लापरवाही हो रही है। आप सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट देखने के बाद आप भी हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते नजर आएंगे। टिहरी डैम के व्यू पॉइंट में खुलेआम लोग व्हाट्सएप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो घातक साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी डैम की सुरक्षा में सेंध, डैम की सुरक्षा पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। व्हाट्सएप पर लोग कर रहे वीडियो कॉलिंग। व्यू पॉइंट पर नहीं है कोई सीसीटीवी, ना ही कोई सीआईएसएफ जवान तैनात। डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही उजागर। अगर हम ये कहें कि टिहरी डैम की सुरक्षा में इन दिनों बड़ी सेंध लगने की तैयारी होने के साथ डैम की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। टिहरी डैम की सुरक्षा राष्ट्र के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 12वां ऊंचा बांध है। लेकिन इन दिनों टिहरी डैम की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। आलम यह है कि टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी न होने से सवाल बड़े हो जाते हैं कि आखिर ये लापरवाही क्यों और किस लिए है। सीसीटीवी कैमरा न होने से टिहरी डैम के व्यू पॉइंट पर डैम को देखने आ रहे लोग व्हाट्सएप और अन्य ऐप के जरिए लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, जो टिहरी बांध की सुरक्षा के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। हैरानी इस बात की है कि व्यू पॉइंट पर ना तो सीआईएसएफ का जवान तैनात है और न ही यहाँ पर किसी सीसीटीवी कैमरे की ही मौजूदगी है। सामाजिक कार्यकर्ता शिव सिंह बिष्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि सीआईएसएफ के जवान स्थानीय लोगों को यहाँ खड़े होने तक नहीं देते।
लेकिन इन दिनों व्यू पॉइंट पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिव सिंह के इस बयान से सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जब आम दिनों में यहाँ CISF जवान तैनात रहते हैं तो हाल ही के दिनों में जवान की तैनाती क्यों नहीं है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखे 2 युवक जो है अभी लाइव वीडियो बनाते नज़र आ रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से TADC से मांग करता हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एक CISF का जवान भी तैनात होना चाहिए और इस व्यू पॉइंट में CCTV कैमरे भी जो है TADC को लगाने चाहिए, जिससे कि जो है बांध की सुरक्षा की दृष्टि से लाइव यहाँ पर जो है लाइव प्रसारण जो है वो बंद होना चाहिए। संदिग्ध लोग टीरी बांध पर व्यू पॉइंट पर फोन से तस्वीर लेने पर पाबंदी के स्लोगन को साइड में रखकर लाइव वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो यकीनन टिहरी डैम की सुरक्षा और लापरवाही सवालों के घेरे में आना लाजमी है। वहीं इस बारे में टिहरी डैम के अधिशासी निदेशक उमेश कुमार सक्सेना सुरक्षा की दुहाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि टिहरी डैम की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में है और जो व्यू पॉइंट है वो मुख्य सड़क पर है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि CISF को सूचित किया जाएगा। टिहरी बांध की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल के हाथ में है, जिसको हम जो CISF है वो पूरे इस एरिया को सिक्योरिटी देती है और जगह जगह उसकी चेक पोस्ट बनी हुई है। जहाँ तक व्यू पॉइंट का पॉइंट है जो बता रहे हैं कुछ संदिग्ध देखेगा, ये सड़क के ऊपर है और डैम टॉप से बहुत ऊपर है। ये करीब ये 2000 मीटर, ये 1150 की हाइट पे है और डैम 840 पे है। वहाँ पर पब्लिक का आना जाना है, पब्लिक के लिए व्यू पॉइंट बनाया ही गया है वो। ऐसे में अगर कोई ऐसी स्थिति नोटिस में आती है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि इस तरह की कोई भी अगर जो अनटूवर्ड घटना को अंजाम दें या कोई इस तरह की बातचीत जो सस्पेक्टेड हो तो उसके लिए भी हम वहाँ देखेंगे कि CCTV कैमरे लग सकते हैं या नहीं लग सकते, तो वो हम करवाएंगे उसे और CISF को भी अलर्ट कर देंगे कि वो भी पेट्रोलिंग करती रहा करे। केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के हाथों में एशिया के ऊंचे बांधों में शुमार टिहरी डैम की सुरक्षा है, लिहाजा इस मसले पर जल्द से जल्द संज्ञान लेकर लाइव वीडियो कॉलिंग पर पाबंदी लगानी तो आवश्यक है ही, लेकिन डैम की सुरक्षा के मानकों को और कड़े करने की भी जरूरत है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो, नहीं तो टिहरी डैम की सुरक्षा के लिए ये घातक साबित हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए टिहरी से अरविंद नौटियाल की रिपोर्ट। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए आप हमारे साथ। दिल्ली के बहुचर्चित श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर देहरादून में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला DM कार्यालय के परिसर में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि जिस तरह से आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की है, ऐसे में पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए ताकि श्रद्धा के हत्यारे को फांसी की सजा मिल सके। हमारे हिंदू समाज में आक्रोश है और हमारी बहन बेटियों की निरंतर हत्याएं हो रही हैं। कहीं निकिता तोमर, कहीं अंकिता भंडारी और कहीं श्रद्धा, ऐसी हमारी बहन बेटियों की हत्याएं होती रहती हैं और हम आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं और चले जाते हैं, परंतु यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी पीड़ा होती है। हम बहन बेटियों, हमारी भी बहन बेटियां हैं और जब भी देश में कोई बहन बेटी के साथ, किसी बहन बेटी के साथ ऐसा होता है तो मन में पीड़ा होती है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं। जब रात में यदि अंधेरा हो जाता है और बहन बेटी थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है तो मन में दुविधाएँ हो जाती हैं और संशय बना रहता है कि न जाने कैसी घटनाएं घट जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर JS खुराना ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर 50 बेड से कम संख्या वाले प्राइवेट अस्पतालों पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट न लगाने की मांग की है। IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर JS खुराना ने बताया कि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य ने 50 बेड से कम वाले छोटे अस्पतालों पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट नहीं लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला छोटा राज्य है, यहाँ पर छोटे छोटे अस्पतालों पर ही ज्यादातर लोग निर्भर हैं। ऐसे में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से ये अस्पताल बंदी की कगार पर आ जाएंगे, लिहाजा उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इसे हटाने की मांग की है। डॉक्टर खुराना ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी ने भी उन्हें जल्द इस विषय में उचित फैसला लेने का आश्वासन दिया है।
हर स्टेट अपनी भौगोलिक स्थिति के आधार पर वो सी एक्ट लगा सकता है। हमारे ये है कि स्मॉल हॉस्पिटल्स को जो 50 बेड से नीचे की सी एक्ट नहीं लगना चाहिए। ये उत्तराखंड जैसी स्टेट में जो भौगोलिक स्थिति के आधार पर दिया जाए, जहाँ पर जगह की बहुत कमी है, तो वहाँ पर ये बहुत मुश्किल है कि सी एक्ट 2010 स्मॉल हॉस्पिटल में लग जाए। सीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि लाइक सी एक्ट 2010 वो भी मानते हैं। पहले भी हमारी बात हुई थी और 2015 से हम लगातार इस बात पे कह रहे हैं कि जो एक्ट है उत्तराखंड में हटा देना चाहिए। आरटीए की बैठक में पिछले दिनों देहरादून और ऋषिकेश क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए फैसला किया गया है, जिसके तहत डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा का कहना है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को 31 मार्च 2023 और 10 साल के भीतर के वाहनों को 31 दिसंबर 2023 तक बाहर होने का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं इनके बदले सीएनजी, इलेक्ट्रिक और BS6 वाहनों को ही परमिट जारी किए जाएंगे, जिससे राजधानी क्षेत्र को एनजीटी के नियमानुसार प्रदूषण मुक्त किया जा सके। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि देहरादून और ऋषिकेश शहर में हो रहे प्रदूषण में जो एनजीटी ने गाइडलाइन दे रखी है और सरकार ने जो एक टास्क फोर्स या एक प्लान बना रखा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन परिवहन विभाग कैसे करे, इसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए गए, जिसमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये था कि ऐसे डीजल के विक्रम और ऑटो वाहन जो कि 10 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनको 31 मार्च 2023 तक फेज़ आउट करना है और जो 10 साल से नए हैं उनको 31 दिसंबर 2023 तक फेज़ आउट करना है। अशासकीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाए जाने से अशासकीय विद्यालय प्रबंधन एसोसिएशन ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी का कहना है कि सरकार जिस तरीके से अशासकीय स्कूलों में भर्ती को लेकर अलग से आयोग बनाने की बात कर रही है, उसका वो पूरे तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि अशासकीय स्कूलों में सरकार केवल शिक्षकों की सैलरी के लिए अनुदान देती है, जबकि अन्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मैनेजमेंट ही स्कूलों में करता है। इसलिए सरकार अशासकीय स्कूलों में हस्तक्षेप न करे। ये सरकार की मंशा रही है। मुख्य रूप से जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी है, उनका एक सपना है कि मैं किस तरीके से अशासकीय विद्यालयों में अपनी नीति चला सकूं। इसलिए सरकार की मंशा है कि शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए एक आयोग का गठन किया जाए, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अशासकीय विद्यालयों में भूमि, भवन और उनके रखरखाव की व्यवस्था प्रबंध समितियां करती हैं और प्रबंध समितियों ने अपने संसाधनों से ही इस विद्यालयों का संचालन किया है। मुझे तो वो जांच नहीं दी गई, परंतु जिसको भी वो जांच दी गई, उन 86 नियुक्तियों में 84 के 84 तो A1 पाए गए। केवल 2 नियुक्तियां ऐसी पाई गई जिनके अनुभव प्रमाण पत्र, एक का बॉम्बे का था, एक का इलाहाबाद या लखनऊ का था। उन दोनों संस्थाओं ने ये कहा कि हम जो है अपने ओरिजिनल इनको नहीं देंगे, डायरेक्टर को नहीं देंगे। वो वहाँ का अधिकारी स्वयं आए और स्वयं जो है चेक कर ले कि हमने गलत प्रमाण पत्र इशू किया है, यानी तुम हम पर जो है उंगली उठा रहे हो। रुड़की के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां पर गन्ना कोलों में खोई के बदले रबड़ जलाई जा रही है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोलों में रबड़ जलाए जाने के मामले में पहले भी करीब 8 कोलों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके कोल्हू संचालक सबक लेने को तैयार नहीं, जिसका खामियाजा आसपास रह रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इन गन्ना कोल्हुओं पर गन्ने से निकलने वाली खोई को ही जलाकर गुड़ पकाना होता है, पर अब गन्ना कोल्हू मालिक खोई को ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उसके बदले रबड़ को जलाकर गुड़ पकाने का काम किया जा रहा है। इकबालपुर में 8 चरखियाँ जो थी वो मौके पे जाके सील की, प्रशासन के साथ मौके पे जाके सील की। बाकी यदि कोई ऐसा दोबारा जलाया जा रहा है तो दोबारा जाएंगे हम लोग, दोबारा मौके पे उनको एक बार एसडीएम साहब ने कहा एक बार उनको मौका दिया जाए, और यदि दोबारा जलाएंगे तो उनके खिलाफ फिर दोबारा वही कार्रवाई की जाएगी। जांच पड़ताल बिल्कुल जारी रहेगा। ये लगातार हम लोग फिलहाल जो जलाए जा रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उनके दोबारा सील की जाएगी। यदि दोबारा मौके पे ये जलाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर दोबारा सील की जाएगी। उसके लिए तो आप एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं। हल्द्वानी का एक परिवार इन दिनों दहशत के साए में जी रहा है। मामला शहर के मल्ला गोरखपुर निवासी उमेश पांडे के मकान का है, जहां इन दिनों रहस्य में आग एक पहेली बनी हुई है। घर में बिजली का कनेक्शन काटने के बावजूद भी घर में जगह जगह बार बार आग लग रही है। ऐसे में परिवार पूरी रात सो नहीं पा रहा। पूरे मामले में विद्युत विभाग और जिला प्रशासन इस रहस्य में लगने वाली आग की जांच में जुटा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 8 नवंबर को ग्रहण और भूकंप के बाद उनके बिजली के बोर्ड में अचानक आग लग गई। आनन फानन में परिवार के सदस्यों ने विद्युत विभाग को बुलाकर घर का कनेक्शन कटवा दिया, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद भी घर में लगे जगह जगह
प्लास्टिक के बिजली के बोर्ड और तार फिर से अचानक जलने लगे। आग से पूरा परिवार दहशत में है। घर का पूरा सामान खाली कर बाहर रख दिया गया है। हमारे घर में 8 तारीख की शाम से अचानक बोर्ड जलना शुरू हो गया, तो हमने बिजली का फॉल्ट समझ के बिजली वाले को बुलाया। उसने एमसीबी वगैरह चेक करी, वो सही थी और हमने वो कनेक्शन जुड़ा के लाइट चल गई थी, फिर बंद नहीं हुई। उसी बोर्ड में आग लगी, वो चले गया था ठीक करके, बाकी कल देखूंगा, अभी आपका काम चल गया। तो थोड़ी देर बाद बाथरूम का बोर्ड जला, उसके बाद उसी कमरे का दूसरा बोर्ड जला, तो हमने वायर ही काट दिया। मैंने मीटर के बाद वायर काट दिया जो इनकमिंग आ रही थी, लेकिन सुबह 5:30 बजे कटे वायर में भी बोर्ड में आग लगना शुरू हो गया। देखिए, मैंने भी सूचना मुझे भी मिली थी, तो मैंने भी वहाँ पर जब निरीक्षण किया तो जो उस घर के लोग रह रहे हैं उन्होंने ये बताया कि जिस दिन से भी ग्रहण हुआ है उस दिन से वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है कि कहीं कहीं आग लग जाती है। तो मैंने जब उनसे बातचीत की, मेरे साथ पुलिस की अधिकारी भी वहाँ मौके पे मौजूद थे, तो ये देखने में आया कि उनका ये कहना था कि हम घर में ही रहते हैं और स्मेल आती है तो ये पता चलता है कि आग लग गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से बद्रीनाथ जा रही एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही गुलर पुलिस चौकी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले बाल विज्ञान महोत्सव का किया शुभारंभ। कहा, देश का भविष्य संवारने के लिए बच्चों में विज्ञान का ज्ञान जरूरी। विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट। शाम 3:35 पर बंद किए गए कपाट। हजारों श्रद्धालु बने साक्षी। विधायक उमेश कुमार के खिलाफ दायर एसएलपी वापस लेने पर गरमाई सियासत। त्रिवेंद्र और धामी सरकार के बीच बढ़ी अंदरूनी तकरार। विपक्ष की सलाह, एकजुट रहने में प्रदेश की भलाई। और विधानसभा बैकडोर से हुई नियुक्तियों पर फिर गरमाई राजनीति। स्पीकर रितु खंडूरी का बयान, हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में देंगी चुनौती। विपक्ष ने खड़े किए सवाल।